तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पिनाका स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। तो हम इसमें जो हमारी पेपर 6 की निबंध की श्रृंखला चल रही है, तो हम इसमें देखेंगे ई कॉमर्स का जो हमारा टॉपिक है, और इसी के साथ साथ ई मार्केटिंग जो है रिलेटेड है। तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो हम रक्षाबंधन के दिन भी सीरीज जारी रख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक है। 7 सितंबर से जो मेंस होने वाला है उसके लिए सब बहुत ज़रूरी टॉपिक है। तो ई कॉमर्स के बाद ई मार्केटिंग का आपका जो है अगला निबंध आएगा, तो जो को रिलेटेड होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं कि हम इसको किस तरीके से इसको हम हैंडल करेंगे। तो आप देखिए, जो हमारी अभी तक की विधा थी, जिस तरीके से हम क्या कर रहे थे, अपना सारा ऐसे कंप्लीट कर रहे थे। तो इसमें जो हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स या ई कॉमर्स, ठीक। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। सबसे पहले जो आपको पता है कि हम सबसे पहले इसमें प्रस्तावना देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें प्रस्तावना देखेंगे। जब हम प्रस्तावना देख लेंगे तो हम इसमें क्या देखेंगे, प्रस्तावना देखने के बाद हम इसमें इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे कि इसका अर्थ क्या है, शब्दों को तोड़ेंगे। जब हम वो समझ जाएंगे तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ई कॉमर्स जो है इसका विकास कैसे हुआ। ठीक है। जब हम ये समझ जाएंगे तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो ई कॉमर्स है हमारा, ठीक है ना, इसके तहत मतलब कौन कौन से इसके तत्व या घटक, ये सब समझेंगे। इसके बाद हम क्या समझने की कोशिश करेंगे कि जो ई कॉमर्स है, यह आपका ई कॉमर्स और जो ट्रेडिशनल मार्केट है उसके बीच एक फ़र्क समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम क्या समझेंगे, इसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा ई कॉमर्स है इसके सामने इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है, इसके पॉजिटिव क्या हैं। इसके बाद हमें समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी कुछ चुनौतियाँ होंगी। तो चुनौतियाँ क्या हैं। जब हम चुनौतियाँ जान जाएंगे तब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा ई कॉमर्स है इसके लिए कुछ प्रयास हुए होंगे। ठीक, जब हम प्रयास देख लेंगे तो हम ये देखेंगे, कुछ वे फॉरवर्ड सजेस्ट करेंगे। इसमें कुछ और चीज़ें भी आएंगी, जैसे कि इसमें आएगा आपका कि जो महिला है प्लस जो रोजगार है इसको कैसे बल मिला इससे। ठीक है। फिर वे फॉरवर्ड के बाद हमें अपना जो सबसे हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आपका जो कंक्लूज़न है, जो आपका निष्कर्ष है, ठीक, इसको करेंगे। तो इतने सारे जो डायमेंशन है, एस्पेक्ट है, ये क्या लिखा हुआ है, ये दिख नहीं रहा ना आपको, ये लिखा है आपका इसके तत्व या घटक अगर कुछ हैं तो इस तरीके से पूरी इस अप्रोच से इसको हम देखेंगे। तो देखिए, एक कहानी से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, एक पोता है जो मान लीजिए अभी बड़ा ही है, लगभग लगभग 13-14 साल की उम्र का है। और आपको पता ही है कि आजकल बच्चे कितनी फ्रिक्वेंटली फ़ोन यूज़ करते हैं, कितने अच्छे से चला भी लेते हैं। तो अब जो दादा है और जो पोता है वो एक घर में रह रहे हैं और अन्य सदस्य भी हैं। तो जो पोता है वो कुछ सामान मंगाता है बीच बीच में, और फिर दरवाजे पे जाता है और सामान लेकर के, जब डिलीवरी बॉय कुछ पार्सल लेके आता है तो पोता जो है उस सामान को लेकर के आता है। तो ये उसके दादाजी के अंदर एक जिज्ञासा पैदा करता है कि भाई, ये मेरा पोता बार बार दरवाजे तक जाता है और सामान लेकर के आता है कुछ, ठीक है, और वो इसको, जिससे सामान लेता है वो इसको बोलता है थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग सर, ऐसा करके। तो एक दिन दो दिन ऐसे बीता, फिर दादाजी के अंदर कुछ क्यूरोसिटी, एक जिज्ञासा आई कि भाई अब दादाजी भी खाली हैं, रिटायर हो चुके हैं। तो दादाजी ने पूछा कि बेटा, ये जो तुम आता है लड़का, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये कौन है, मतलब तुमको घर तक आके सामान दे के जा रहा है, ये क्या कर रहे हो तुम। तो बताता है कि दादाजी, मैं मोबाइल से क्या करता हूँ, ये मोबाइल से बताता है कि मोबाइल से ऐसे जो भी मुझे मंगाना होता है वो चीज़ मैं इस मोबाइल में ऑर्डर करता हूँ, पेमेंट करता हूँ, और फिर ये कुछ देर बाद, एक दिन बाद या फिर 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद या 10 मिनट बाद, जैसे अलग अलग चीज़ है, जैसे सब्जी भाजी मंगाना है, जैसे कुछ खाने की चीज़ मंगाना है, या इसके अलावा कुछ शॉपिंग आइटम है दूसरे, शूज़ वगैरह हो गए, तो अगर किसी की इंस्टेंट डिलीवरी नहीं है तो कुछ दिन बाद आता है। तो बोला इस तरीके से मैं ऑर्डर करता हूँ और घर तक सामान दे के जाता है वो। तो दादाजी अचंभित रह जाते हैं। दादाजी कहते हैं कि भाई, हमको तो इतना दूर दूर जाना पड़ता था सामान लेने के लिए,
तो पोता बोलता, दादाजी अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे चीजें मंगवा सकते हैं। दादाजी का कहना था कि पहले हम बाजार जाते थे सामान खरीदने, अब बाजार हमारे मोबाइल में ही आ गया। तो इस तरीके से एक अच्छा सा आपका एक इंट्रो तैयार हो जाएगा। इसमें ई कॉमर्स जो है, ई कॉमर्स क्या चीज़ है, वो बहुत अच्छे से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एसी नहीं चल रही क्या? ठीक है। तो आप देखेंगे कि इससे आपका ई कॉमर्स का बहुत बढ़िया सा एक इंट्रो तैयार हो गया। अब जब ये आपका इंट्रो तैयार हो गया, तो आप उसमें, जब इंट्रो हो गया तो अब आगे प्रश्न में आप क्या बताएंगे कि कि मतलब आप ये समझिए कि कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स का मतलब लेन देन होता है। लेन देन किस चीज़ का? वस्तुओं का। लेन देन किसका? सेवाओं का। इनका आदान प्रदान होता है। ठीक है। जैसे कि आपने, आपकी एक दुकान है, मान लीजिए परचून की दुकान है, किराने की दुकान है, वहाँ पे आपने क्या किया, वहाँ पे आपने मान लीजिए ये बॉटल खरीदा, ठीक है ना, ये बॉटल आपने खरीदा। अब ये बॉटल आपने खरीदा वहाँ जा करके, तो आपने उसके बदले में उसको पैसा दिया। आपने उसको 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये जितने भी दिए, और उसने आपको उसके बदले में प्रोडक्ट दिया, आपने उसके बदले में उसको पैसे दिए। ठीक है। तो ये आदान प्रदान हुआ वस्तुओं का। ठीक। अगर मान लीजिए आप कुछ कोरियर करवा रहे होते, तो आपने कुछ सामान नहीं खरीदा, लेकिन आपने अपनी कोई चीज़ को क्या किया, कोरियर किया, तो वो सेवा दी उसने। ठीक है। तो उसी प्रकार से कॉमर्स जो होता है, कॉमर्स का मतलब होता है वाणिज्य या व्यापार हिंदी में। और सरल शब्दों में कॉमर्स का मतलब समझे तो वस्तुओं का, जो गुड्स हैं उनका, और जो सेवाएं हैं, जो सर्विसेज हैं उनका खरीद बिक्री तथा उनसे जुड़ी सभी व्यावसायिक गतिविधियां जो होती हैं, ये आपके कॉमर्स में आती हैं। तो इसमें क्या होता है, आप फिजिकली चल के जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आप भौतिक रूप से जाएंगे और उस स्टोर से, दुकान से कुछ सामान खरीद करके लेकर के आएंगे। ठीक है। ये होता है उसमें। लेकिन अगर मान लीजिए यही चीज़ क्या हो, यही चीज़ ऐसी हो कि आप इस चीज़ को फ़ोन के माध्यम से करें, कि आपके पास फ़ोन है, उस फ़ोन में आपने क्या किया कि मुझे एक शूज़ चाहिए रेड टेप का, आपने उसको ऑर्डर किया, आपके पास वो अगले दिन आ गया। आपको क्या है, भूख लगी हुई है, आपने जोमेटो से, स्विगी से, इससे ऑर्डर किया और आपके पास वो प्रोडक्ट आ गया। आपको सब्जी भाजी मंगानी है, आपने ब्लिंकिट किया, जेप्टो किया, स्विगी इंस्टामार्ट किया। ठीक है। तो आपके पास प्रोडक्ट आ गया। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं अब। ठीक है। तो कॉमर्स बताने के बाद आप बताएंगे ई कॉमर्स। ठीक है ना। तो कॉमर्स क्या है? व्यापार है, खरीद और बिक्री है, किस चीज का? आपका सेवाओं का है। और किसका है? वस्तुओं का है। ठीक। ये दो चीजों का है। लेकिन वहीं पे ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब कि आप फोन का यूज करके, आप कंप्यूटर का यूज करके, लैपटॉप का यूज करके, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का यूज करके जब कुछ आप क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, खरीद या बिक्री करते हैं, किसकी? वस्तुओं की और किसकी? सेवाओं की। तब आपका वहाँ पे क्या होता है, ई कॉमर्स वो कहलाता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको परिभाषा लिखनी है कि कॉमर्स का जहाँ पे मतलब है कि व्यक्ति भौतिक रूप से किसी दुकान पे जाकर के, किसी स्टोर पे जाकर के वस्तुओं की और सेवाओं की खरीद बिक्री करता है, उसको हम क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं उस। ठीक है। इसके अलावा जो ई कॉमर्स होता है, उसमें आप कहेंगे कि ई कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक व्यापार वाणिज्य करना, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसमें हम वस्तुएं सेवाओं की खरीद बिक्री जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करते हैं। ठीक। ये आपका ई कॉमर्स की परिभाषा हो जाएगी। जैसे इसमें देखिए क्या लिखा है, ई कॉमर्स, इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसका अर्थ है इंटरनेट या डिजिटल माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री करना, ये आपका ई कॉमर्स होगा। ठीक है। इसमें इंटरनेट या डिजिटल माध्यम के द्वारा क्या किया जाता है? व्यापार किया जाता है। फिर इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं की जो है खरीद और बिक्री जो है वो की जाती है। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग, जैसे वेबसाइट, मोबाइल ऐप, ठीक है, इन सब का उपयोग किया जाता है इसमें। फिर खरीदार और विक्रेता को डिजिटल रूप से जोड़ा जाता है। अब जो खरीदार है उसने ऑर्डर किया ना, तो जो विक्रेता है, जैसे मान लीजिए कि ये मैं हूँ, ठीक है, लेट सपोज ऐसा मानते हैं, ये मेरा फ़ोन है, ठीक है ना, ये मेरा फ़ोन है, ये आईफोन 17 प्रो मैक्स है ये, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैंने इसमें से ऑर्डर किया, क्या मंगाया मैंने इसमें से क्या मंगाया? मान लीजिए मैं इसमें से मंगाता हूँ MPPSC की हिंदी की किताब मंगाई मैंने। ठीक। अभी मैंने मंगाया, तो ये जो मैंने मंगाया ये किसी के पास तो जाएगा ये ऑर्डर, ठीक है ना, किसी के पास जाएगा। उसके पास भी जाएगा तो कैसे पहुंचेगा? उसके पास कैसे पहुंचेगा? उसके पास कुछ सेटअप होगा, उस पर ऑर्डर आएगा कि राहुल जायसवाल ने एक हिंदी की बुक मंगाई है, जिसकी एक निर्धारित डेट इतनी तारीख है और उस तारीख को पहुंचाओ। तो ये सब सिस्टम होता है। अब ये सब आप जानते हैं, ठीक। लेकिन मैं फिर भी एक लेमैन टर्म में समझा रहा हूँ, आप सब जानते हैं, रोज सब आप ऑर्डर करते हैं, ये खुद आप लेक्चर ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने अगर मान लीजिए पिनाका स्टडी सर्कल का कोई कोर्स लिया है, तो कोर्स लिया तो वो भी ई कॉमर्स में ही आएगा। आपने उसको ऑनलाइन तरीके से खरीदा ना, खरीद बिक्री करी, आपने सेवाओं की खरीद बिक्री करी उसमें। ठीक है। तो ये जो चीज़ है, इसकी मुख्य समझ जो मैंने आपको दी यहाँ पे,
इसके अलावा इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ई कॉमर्स केवल ऑनलाइन शॉपिंग तक सीमित नहीं है, यह एक व्यापक डिजिटल व्यापार प्रणाली है। ठीक। अब इसमें ई कॉमर्स जब आप बता देंगे कि ई कॉमर्स फला 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 चीज़ है, तो आप बताएंगे कि जो ई कॉमर्स है उसमें आप ये चीज़ बताएंगे कि ई कॉमर्स में जो उसके घटक हैं कुछ, या ई कॉमर्स के कुछ प्रकार हैं। तो क्या प्रकार है ई कॉमर्स के? जैसे कि आप, और आप सब सिर्फ इन सब से परिचित हैं, जैसे कि ई कॉमर्स के मैं आपको प्रकार बताऊं। जैसे जैसे एक ई कॉमर्स, ठीक है ना। तो एक तो आपका इसमें आ जाएगा कि B2C, ठीक है ना। एक B2C आ गया, एक आपका आएगा B2B आ जाएगा, एक आपका C2C आ जाएगा, ठीक है ना। फिर एक आपका आएगा C2B। ये आपके चार चीजें आ गई। अब B2C जो है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इस ऊपर वाला जो B है इसका मतलब है आपका बिजनेस टू, ये आपका हो गया कस्टमर, या आपका हो गया कंज्यूमर, ठीक है। फिर इसके बाद इसका मतलब क्या है आपका, जो बिजनेस है जिसका बिजनेस चल रहा है, बिजनेस टू बिजनेस, इस सब के बारे में आप जानते हैं। फिर ये है कस्टमर टू कस्टमर, ठीक है ना। फिर C2B आपका क्या कहलाएगा? कस्टमर टू बिजनेस, ठीक। ये इतना हो गया। अब आप इसमें देखेंगे, क्या ये ऐसे ऊपर हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक। तो आप इसमें देखेंगे कि जो बिजनेस टू बिजनेस है, ठीक है। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल अगर आपको बताऊं, जो कि आपको पता ही होगा, आप गेस करिए कि मान लीजिए बिजनेस जो है वो बिजनेस से कस्टमर तक कोई चीज़ पहुंच रही है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? तो जो समानता आप जो करते हैं ना, जैसे बिजनेस टू कस्टमर, तो आप जो अमेजोन से ऑर्डर करते हैं, आप जो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं, ठीक है, आप जो जेप्टो से ऑर्डर करते हैं, आप जो ब्लिंकिट से ऑर्डर करते हैं, आप जो स्विगी इंस्टामार्ट से ऑर्डर करते हैं, ये सब किस में आएगा? ये बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कंज्यूमर में सारी चीज़ें आएंगी, ठीक। इसके अलावा फिर आप क्या करते हैं? बिजनेस टू बिजनेस। तो बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि एक फर्म है जो बिजनेस का काम करती है, और जो दूसरी फर्म है वो भी बिजनेस रिलेटेड काम करती है। तो इसमें ऐसा समझिए कि ये जो अली बाबा वगैरह है, ठीक है ना, जो रिटेल का काम करते हैं, एक होता है होलसेल, एक होता है रिटेल। तो इसमें होलसेल वाले आएंगे, जैसे कि अली बाबा है जो है। तो जैसे कि मान लीजिए आप किसी दुकान पे जाते हैं, तो वो क्या बोल रहा, आपको क्या है, जैसे आप डेली आपको किराना सामान लेना है 1,000 रुपये तक का, तो वो आपको क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देगा। पर आपको 1 लाख का किराना सामान लेना, तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट देगा, ठीक है। तो आप 1 लाख का किराना सामान लेने सामान्य दुकान में तो जाएंगे नहीं, जो आपके गली मोहल्ले में होगी। उसके लिए आप क्या करेंगे? एक बड़े व्यापारी को पकड़ेंगे। तो ऐसे ही ये जो अली बाबा वगैरह हैं, ये सब एक बड़ा व्यापारी वर्ग है। तो ये बिजनेस टू बिजनेस डील होती है। मतलब अली बाबा जो है, ये आपको अली बाबा से सामान खरीदना है अगर मान लीजिए, तो आप डायरेक्ट सामान नहीं खरीद सकते अली बाबा से। क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि आप एक कस्टमर हैं, ठीक है। अगर आपका भी कोई बिजनेस है तो आपको वो प्रोडक्ट बेचेगा, ठीक। तो इस प्रकार से इसमें बिजनेस टू बिजनेस वाली चीज़ें आती हैं। इसके अलावा कस्टमर टू कस्टमर, तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास फ़ोन है, कौन सा फ़ोन है आपके पास? आपके पास S24 अल्ट्रा है, ठीक है ना। ये मान लीजिए आपके पास है। अब ये फ़ोन जो है आपको क्या करना है? सेल करना है। क्यों सेल करना है? क्योंकि अब आपको S26 अल्ट्रा लेना है, ठीक है। लेकिन आपको आप अमेजोन को तो ये बेच नहीं सकते, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे आप, कि आप अपने किसी दोस्त को बोलेंगे यार कि भाई ये मेरा फ़ोन जो है बिकवा दे। तो मान लीजिए आपको किसी दुकान में ले जाएगा जहाँ रीसेलिंग चलती है, तो या फिर वो सेल करते हैं और फिर आपको उसके बदले में पैसा दे देंगे या फिर कुछ फ़ोन दे देंगे। तो आप बोलेंगे कि नहीं यार भाई, कुछ और करते हैं, अपन किसी और के पास ना जाएं। तो इसलिए जो आपके पास OLX वगैरह है, ईबे वगैरह जो है, ठीक, ये इसीलिए बने हुए हैं। तो मोस्टली आप हम इसमें OLX की ही बात करेंगे, क्योंकि OLX जो है इसके लिए ज़्यादा फेमस है। तो OLX में क्या होता है कि आपको, जैसे लेट सपोज आपके घर में, अब आप इंदौर में रह रहे हैं, आपके पास फर्नीचर था, गद्दे वगैरह थे, आपको वो जो है किसी दोस्त
कोई दोस्त नहीं है आपका जो लेने वाला हो, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी है। तो आप इसको क्या करेंगे, ऑनलाइन OLX में डाल देंगे, किसी को जरूरत होगी तो वो ले लेगा। ठीक, तो इसमें कस्टमर सीधे कस्टमर से डील कर रहा है, इसमें कोई बीच में नहीं है, बायर बीच में कोई दलाल नहीं है, बस OLX जो है एक अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। तो कस्टमर टू कस्टमर डील होती है इसमें, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। फिर एक होता है कस्टमर टू बिजनेस, जिसमें जो कस्टमर है वो जो है, कस्टमर जो है वो बिजनेस को सर्विस प्रोवाइड करता है इसमें, फ्रीलांसिंग करके और सारी चीज़ें करके। ठीक है, तो ये हमने देखा। तो हमने देखा बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब कि व्यवसाय से उपभोक्ता, तो इसमें आपका वही जो मैंने बोला आपको, अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये आएगा। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बोला बिजनेस टू बिजनेस, व्यवसाय से व्यवसाय, तो इसमें आपका इंडिया मार्ट, अलीबाबा, ये सब चीज़ें आएंगी। इसके बाद मैंने आपको बोला कंज्यूमर टू कंज्यूमर, इसमें OLX, क्विकर, ईबे, ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, इसके बाद अब मैंने आपको बोला कंज्यूमर टू बिजनेस, तो इसमें आपका क्या आएगा, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म वगैरह जो है वो सब चीज़ें आएंगी। तो ई कॉमर्स ने पारंपरिक व्यापार को डिजिटल रूप देकर उसे तेज, सुविधाजनक और व्यापक बना दिया। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि ई कॉमर्स के लिए एक इंट्रो देखा बहुत अच्छा सा, जिसमें दादा पोते वाली कहानी। इसके पश्चात हमने क्या देखा कि ई कॉमर्स क्या होता है ये देखा, फिर ई कॉमर्स क्या होता है ये देखा, फिर दोनों का एक फर्क देखा। इसके बाद हमने क्या देखा कि ई कॉमर्स के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि जो ई कॉमर्स है उसका विकास कैसे हुआ, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो आज आज आप क्या कर रहे हैं, परचेसिंग कर रहे हैं। आज के समय में आप क्या कर रहे हैं, मोबाइल से कुछ ऑर्डर करना है या आपको लैपटॉप से कुछ ऑर्डर करना है तो आप कर ले रहे हैं। लेकिन क्या ये ऐसा पहले था, क्या हमेशा से ऐसा था, नहीं था ना ऐसा। कैसा था, कॉमर्स, कॉमर्स का एक डेवलपमेंट है ई कॉमर्स। ठीक है ना, मतलब जो व्यापार होता जा रहा है उस व्यापार का एक डेवलपमेंट है, जिसमें ई कॉमर्स एक उसकी चरम जगह तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन एक बहुत अच्छा माध्यम है। कि जैसे मान लीजिए बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है, आप बहुत, आपको भूख लगी हुई है, आपके घर में सामान नहीं है, पर आपको कुछ खाने को चाहिए, आपको कुछ बनाना है। तो भारी बारिश में तो आप कहीं नहीं जा सकते, पर आपके तक चीजें आ सकती हैं, आप तक चीजें पहुंच जाएंगी, तो ये ई कॉमर्स की ही वजह से ऐसा संभव है। ठीक है, तो हम इसका अगर वो देखें, एक डेवलपमेंट देखें, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो आप देखेंगे कि लोग पहले क्या था, ट्रेडिशनल मार्केट था। आज भी ट्रेडिशनल मार्केट है, लोग सामान खरीदने के लिए बाजार जाते थे। आपको सब्जी भाजी खरीदना हो, आज भी माता पिता जो हैं क्या प्रेफर करते हैं कि हमें जो है, जो मंडी है, मार्केट है, जैसे हर जगह क्या होता है, हाट बाजार लगते हैं, कहीं मंडे लगता है, कहीं संडे लगता है, कहीं ट्यूसडे, कहीं हर जो जितने 7 दिन है सब जगह अलग अलग लगते हैं। और उसको इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि व्यापारी जो है, जैसे मान लीजिए कि एक पूरा गांव का ऐसा स्ट्रक्चर है। अब ये जो एरिया है ये सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मान लीजिए मंडे को बाजार लगा, यहाँ अब मान लीजिए सब जगह मंडे को बाजार लगेगा, तो क्या दिक्कत हो जाएगी कि ये वाला जो है सिर्फ एक ही जगह बेच पाएगा। पर अगर मान लीजिए ऐसा हुआ कि यहाँ मंडे लग रही है, यहाँ ट्यूसडे लग रही है, यहाँ वेडनेसडे लग रही है, यहाँ थर्सडे लग रही है, तो ये व्यक्ति चारों जगह पे सामान अपना बेच लेगा और अच्छी अपनी वो आवक कर लेगा। तो पहले ऐसा सिस्टम होता था कि परंपरागत बाजार चलते थे, आज भी चलता है, लेकिन मैं स्टेज बता रहा हूँ कि डेवलपमेंट का। तो परंपरागत बाजार से स्टार्ट होती हैं चीज़ें, उसके बाद क्या होता है, इंटरनेट वगैरह धीरे से आया। तो इंटरनेट ने जानकारी तक क्या की, पहुंच आसान की। मतलब जैसे कि आपको क्या लेना है, आपको मिठाई खाना है, तो आपको कोई मिठाई खाना है, रक्षाबंधन का टाइम है, तो रक्षाबंधन के लिए आपने 2 दिन पहले से, 1 दिन पहले से मिठाई मंगाई होगी। तो मान लीजिए आपने अग्रवाल स्वीट से, भवरी लाल से, अपना स्वीट से, अन्य स्थानों से आपने क्या किया, मिठाई मंगाई। तो मंगाई नहीं, मतलब आपने सर्च करी कि मतलब बेस्ट, क्या कहना चाहिए, बेस्ट मिठाई इन इंदौर, बेस्ट स्वीट इन इंदौर, ऐसा करके आपने सर्च किया। तो आपने इंटरनेट से उसकी जानकारी मिली आपको, ठीक है ना। फिर क्या होता है, फिर धीरे से क्या हुआ, पहले क्या होता था कि सब आपको दिखते थे, जैसे जस्ट डायल वगैरह आप देखेंगे तो वो क्या दिखाते हैं कि आपके आसपास कौन सी दुकानें हैं, या फिर गूगल में आप सर्च करेंगे तो दिखाएंगे कि ये सब दुकानें। तो पहले क्या होता था, सिर्फ इंटरनेट पे जानकारी रहती थी, ऐसा नहीं होता था कि आप को ऑनलाइन ऑर्डर की सुविधा नहीं थी। तब सिर्फ इंटरनेट में एक जानकारी थी कि यहाँ पे ये चीज़ लिस्टेड है, यहाँ पे ये चीज़ लिस्टेड है, और वो मिठाई की दुकान आपने सर्च करी तो एक लिस्ट बता दिया, यहाँ पे इसका एड्रेस है, यहाँ पे फ़ोन नंबर है, बात कर लो, समझ लो। बट ऐसा सिस्टम नहीं था कि आप कोई ऐप हो, किसी के थ्रू आप ऑर्डर कर लो। ठीक, फिर क्या हुआ, ई कॉमर्स आया। ई कॉमर्स जब आया तो वही चीज़ें, इंटरनेट के बाद ई कॉमर्स जब आया तो ई कॉमर्स ने उन्हीं चीज़ों को करना स्टार्ट किया जो इंटरनेट में लिस्टेड थे। उन सबको क्या बोला कि आप एक काम करो कि हम ऐप बना दे रहे हो, उस ऐप में आप लिस्टेड हो जाओ, हम ऑर्डर आपको दिलवाएंगे और हमको एक मार्जिन देना, वो हम कस्टमर से मार्जिन लेंगे, वो मार्जिन हम आपको देंगे और अपने पास रखेंगे, बस हो गया। ठीक है, ई कॉमर्स इससे आ गया। फिर स्मार्टफोन और ज़्यादा जब डेवलप हुए तो स्मार्टफोन से चीज़ शुरू हो गई। फिर उसके बाद धीरे से क्या हुआ, इससे डिजिटल पेमेंट को, मतलब जैसे कि क्या होता है, ऑनलाइन पेमेंट ही उसमें ज़्यादातर होता है। तो डिजिटल पेमेंट जब और ज़्यादा प्रसारित हुआ, आप देखेंगे 2016-17 के बाद से, तो फिर
ई कॉमर्स को और बढ़ावा मिला इस चीज़ पे, ठीक। डिजिटल भुगतान ने लेन देन को और सुरक्षित बना दिया। फिर क्विक कॉमर्स, तो तेज डिलीवरी 10 से 20 मिनट ने खरीदारों को और तेज बना दिया। जैसे आप देखेंगे कि स्विगी वालों ने जैसे 20 मिनट थी, जैसे पिज्ज़ा था ना कि 30 मिनट के अंदर अगर आपके तक नहीं पहुंचा तो पैसा वापस हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ऐसे बहुत से ऐसे ऐप हैं जो क्लेम करते हैं कि हम 10 मिनट में, 20 मिनट में, जैसे अगर आप ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर करिए तो आपको 8 मिनट में, वो 10 मिनट के अंदर आपको चीज़ पहुंचा देंगे। तो ऐसा क्यों संभव? क्योंकि आप आपके आसपास वो स्टोर बना के रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप भोरकुआं में रहते हैं तो आपको खाती वाला टैंक पे स्टोर मिल जाएगा। अगर आप साकेत नगर में रहते हैं तो आपको और आनंद बाजार पत्रिका पे आपको स्टॉक मिल जाएगा। तो ऐसे अगर आप विजय नगर में रहते हैं तो आपको कहाँ मिल जाएगा? मान लीजिए आपको सत्संग चौराहे के आसपास मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हर जगह वो अपना स्टोर बना के रखते हैं। और वो जो अपना स्टोर बना के रखते हैं तो जल्दी से वो एक रीच बनाते हैं कि इस एरिया पे इतने देर में डिलीवर कर देंगे। तो क्विक कॉमर्स, मतलब तेज डिलीवरी होने लगी। फिर एआई ड्रिवन कॉमर्स आ गया, मतलब एआई और डेटा एनालिस्ट से व्यक्तिगत और स्मार्ट खरीदारी का अनुभव हुआ। जैसे आप देखिए, सब आपने नोटिस किया होगा ये पैटर्न तो, कि जैसे लेट सपोज मेरा फोन अभी पास में ही रखा हुआ है, बहुत दूर नहीं है, 5-10 मीटर होगा। मैं भी आप लोगों से सब चीज़ें बता रहा हूँ। मान लीजिए मैं अभी 4 बार ये बोल दूँ कि मुझे S24 अल्ट्रा लेना है यार, S24 अल्ट्रा लेना है, बहुत अच्छा फ़ोन है, मुझे वो लेना है, क्या बोलते हैं आपका, मुझे आपका क्या कहना चाहिए, रेड टेप का शूज लेना है, मुझे फर्स्ट क्राई से एक बेबी के लिए कुछ लेके आना है। ऐसी चीज़ें बोल दूँ, मेरे मोबाइल में वो चीज़ें दिखाने लग जाएगा कंटिन्यूअस। और फिर क्या होगा, मैं कन्विंस होना स्टार्ट होगा कि हाँ यार मैं इधर से ऑर्डर कर देता हूँ, इधर से मंगा लेता हूँ। तो ये क्या होगा, जो एआई है इसने कॉमर्स को और ज़्यादा कैसा बना दिया है, इस तरीके से बना दिया है कि वो आपको टोटली कन्विंस करता है। और उस कन्विंसिंग चीज़ में क्या होता है, आप उस पर कन्विंस हो जाते हैं और आपको लगता है वो आपका डिसीजन है, पर नहीं, उसने आपको कन्विंस किया है कि आप यहीं से ऑर्डर करें। हम आपको बार बार ये चीज़ दिखाएंगे तो आपको बाहर नहीं आना पड़े। ये तमाम चीज़ें जो हैं एक डेवलपमेंट हुई, ये एक ई कॉमर्स का विकास है, आप लिखेंगे, ठीक है ना। फिर इसमें आप फिर हम इसमें लिखेंगे कि आखिर भारत में, जैसे मान लीजिए कॉमर्स का जो विकास है इसका प्रमुख कारण क्या था, है ना। दुनिया में भी काम करेगा, भारत में भी काम करेगा मोस्टली, पर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो आप बताएंगे कि इंटरनेट पेनिट्रेशन, ठीक है ना। तो इंटरनेट की बढ़ती पहुंच ने ऑनलाइन सेवाओं को जन जन तक पहुंचाया। भारत में 80 करोड़ से अधिक क्या है, स्मार्टफोन यूजर्स, मतलब इंटरनेट यूजर्स हैं। चाहे वो आपका किससे मोबाइल में यूज़ करते हो, चाहे लैपटॉप में यूज़ करते हो, ठीक है। फिर स्मार्टफोन रेवोल्यूशन, हमारे स्मार्टफोन में बेहतर फीचर्स ने हर वर्ग को ऑनलाइन जोड़ा। 75 मतलब करोड़ से अधिक लोग ऐसे हैं जो स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर डिजिटल पेमेंट, तो डिजिटल लेन देन ने लगातार इसको क्या किया, बढ़ावा दिया। आप देखिए मीशो में आप कुछ ऑर्डर करिए, वही चीज़ जो आपको फ्लिपकार्ट में 200-400 की मिलेगी वो मीशो में आपको सस्ती मिल जाएगी, ठीक है। और फिर आप उससे तुरंत, जैसे मीशो में आप क्या करेंगे, अगर वो बोल रहा है कि अगर आप अभी पेमेंट करेंगे तो 70 रुपये का दे दूंगा, अगर आप सीओडी करेंगे तो आपको 80 रुपये का दूंगा। तो आप 10 रुपये तो फ्री बचाते हैं ना, 70 रुपये में आपको वो चीज़ मिल जाती है। फिर यूपीआई वगैरह जो आया, सस्ती डेटा कनेक्टिविटी, आप देखिए कि 5G जो है अवेलेबल है। वाईफाई तो ऐसा हो गया है कि आपको हर जगह आपको वाईफाई अवेलेबल हो जाता है। पहले जिस इंटरनेट के लिए आप मरते थे, 1 GB महीने में खर्च करते, तो 1 GB आपका मतलब रात के 12 बजे से लेकर के सवेरे 5-6 बजे तक में ख़त्म कर देते हैं आप रील देख देख करके, ठीक है। और कोविड 19 के बाद इसका और एडॉप्शन हुआ। जैसे कोविड 19 के बाद क्या हुआ, इंसान बहुत जल्दी, जैसे जनवरी मार्च 2020 के आसपास लॉकडाउन लगा था। तो उसके बाद फिर जब वो लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो उसके बाद भी बहुत ज़्यादा लोग क्या थे, बचते थे कि हम सीधे डायरेक्ट संपर्क में ना आए, तो ऑनलाइन ऑर्डर करते थे। उस ऑनलाइन ऑर्डर करने की वजह से क्या होता था कि मतलब ऑनलाइन ऑर्डर क्यों बढ़ा, क्योंकि कोविड का पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा था, लोगों का डर था कि हम मिलेंगे, संपर्क करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, संक्रमित हो जाएंगे। तो उस चीज़ ने और इसको बल दिया, किसने, आपका कोविड 19 है, ठीक। ये सब हुआ। अब ई कॉमर्स का जो वर्तमान स्वरूप है, कि आप ई कॉमर्स का मतलब क्या समझते हैं, क्या सिर्फ आप ई कॉमर्स का मतलब यही समझते हैं कि आपने कुछ सामान ऑर्डर किया, कुछ खाना ऑर्डर किया, कोई वस्तु ऑर्डर करी, क्या सिर्फ यही आपके लिए ई कॉमर्स है? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यही बस ई कॉमर्स है तो आप थोड़ा सा भ्रम में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि ई कॉमर्स के अंतर्गत सिर्फ इतनी चीज़ें नहीं है कि आपने चप्पल जूते मंगा लिए, आपने शर्ट मंगा ली, ठीक है, आपने शेरवानी मंगा ली, आपने क्या कर दिया, कुर्ते पजामा मंगा लिए, साड़ियाँ वगैरह मंगवा दी, या आपने कोई जूता ऑर्डर कर दिया, आपने चश्मे ऑर्डर कर दिए, या आपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर दिए। तो यही बस नहीं है, या सब्जी भाजी मंगा लिए। इसके अन्यत्र बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि देखिए ऑनलाइन रिटेल, जिसमें कि कपड़े मंगाना, लैपटॉप वगैरह मंगाना, फर्नीचर मंगाना, किताबें मंगाना, ये सब मंगाना हो गया। ये सब आप कैसे मंगाएं, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से, मीशो से, इन सब जगहों से आप मंगाएं, ठीक है, नायका से, आजियो से, ब्ला ब्ला ब्ला, लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। फिर आपने क्या मंगाया, खाना मंगाया, फूड डिलीवरी, जोमेटो, स्विगी, ठीक है ना। और आपका मैजिक पिन और आपका क्या कहते हैं, एक
ट्विंग चलना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इन सब से मंगाया आपने। फिर तीसरा ऑनलाइन सर्विसेज, तो इसमें जैसे कैब बुकिंग हो गई, तो आप क्या कर रहे हैं, पहले क्या करते थे आप, गाड़ी बुकिंग कराने जाते थे ना, अब इसमें क्या करते हैं आप फ़ोन से ही कर ले रहे हैं, उबर ऑटो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं। तो कॉमर्स ही तो कर रहा है ना, उसको पैसे ही तो दे रहा है, सर्विस ही तो दे रहा है वो। तो कैब बुकिंग हो गया, घर की सर्विस हो गया, ब्यूटी प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन जैसी सेवाएं जो है, जैसे कि प्लम्बर होता है, ठीक है ना, जैसे उबर हो गया, ओला हो गया, अर्बन कंपनी हो गई। तो आपको अपनी एसी ठीक कराना है घर की, ठीक है, आपको बाथरूम साफ कराना है अपने घर का, अर्बन कंपनी से आएगा। आपको गार्डनिंग करानी, गार्डन साफ कराना, पूरा घर साफ कराना, पेस्ट कंट्रोल कराना, अर्बन कंपनी से आ जाएगा, ठीक है। इसके अन्यत्र आपको कहीं घूमने जाना है, ओला उबर आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ई फार्मेसी, आपको बुखार लगी, आपको पैरासीटामोल चाहिए, डोलो चाहिए, ठीक है, और आपको मतलब खांसी आ रही है, कुछ भी चीज़ आपको जरूरत पड़ रही है, मेडिकल इमरजेंसी है, आप वन टाटा 1mg से या अन्य चीज़ों से ऑर्डर करिए, आपको क्या कहते हैं दवाई अवेलेबल हो जाएगी। इसके अन्यत्र एडटेक हो गया, आपको कोई कोर्स खरीदना है, आपको लेट सपोज मान लीजिए कि आपका कि आपको क्या खरीदना है, समग्र मेंटोरशिप प्रोग्राम 2027 खरीदना है, ठीक है, जो मात्र 2000 रुपये में फिलहाल अभी अवेलेबल है, उपलब्ध है। तो अगर मान लीजिए आपको समग्र मेंटोरशिप प्रोग्राम खरीदना है, तो आप ऑर्डर करिए, ठीक है, आपको सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो ऑनलाइन कोर्स, लाइव क्लासेस, स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल लर्निंग, ये सब आप चीज़ें परचेस करेंगे इससे। फिर ऑनलाइन टिकटिंग, तो फ्लाइट ट्रेन, जैसे अभी आप सब लोग घर आए होंगे आप राखी में, तो आईआरसीटीसी से आपने रिजर्वेशन किया होगा, रेड बस से आपने बस बुक करी होगी, घर गए होंगे आप, ठीक। तो ये सब जो चीज़ें सुविधाएं मिल रही हैं, होटल बुकिंग करना है, मेक माई ट्रिप, ये सब क्या रहा है, ई कॉमर्स के अंडर में। फिर डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, फिर क्विक कॉमर्स, तो ग्रोसरी जरूरी सामान मंगाना तो जेप्टो कर लिया, ब्लिंकिट कर लिया, स्विगी इंस्टामार्ट कर लिया। ये सब चीज़ें किस में आएंगी, ये सब चीज़ें इसी कॉमर्स में आएंगी। इसके पश्चात आपने जो है एग्री कॉमर्स, तो किसानों को बेहतर बाजार, उचित मूल्य, सीधे खरीदारी जोड़ने वाला डिजिटल माध्यम भी है, जैसे दी हार्ट है एक, ई नैम है एक, जय किसान है, निंजा कार्ट है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, इसमें 10 जो 11 मैंने आपको डायमेंशन बताए, ये सब आप क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, कॉमर्स करते हैं, ठीक है, व्यापार वाणिज्य करते हैं, वस्तुओं सेवाओं खरीद बिक्री करते हैं। तो ये कैसे होता है, इन सब के माध्यम से होता है, और इतनी सारी चीज़ में शामिल है, सिर्फ खाना मंगाना, सब्जी मंगाना और सामान मंगाना बस शामिल नहीं है इसमें, आपको पढ़ने के लिए जो आप कोर्सेज खरीदते हैं वो शामिल है, जो आप दवाई मंगाते हैं वो शामिल है, जो आप कृषि उत्पाद कुछ मंगा रहे हैं वो शामिल है, ठीक। तो पूरे डायमेंशन को खोले, ठीक है, सिर्फ एक चीज़ को पकड़ के मत बैठे। फिर उसके बाद ई कॉमर्स का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है आप देखेंगे। तो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ई कॉमर्स का ये है मित्रों, कि इससे सबसे पहले तो रोजगार अच्छी बात है सुनिश्चित होती है, ठीक है, रोजगार क्या होता है, सुनिश्चित होता है, ये दिखता क्यों नहीं है अच्छे से, ठीक। इसके अलावा एमएसएमई को बाजार मिलता है, ठीक है ना, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है उनको एक अच्छा मार्केट मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा मार्केट का एक्सपांसन होता है, ठीक है, अभी सबको खोलेंगे अपन आराम से। और इसके अलावा जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उसको क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। तो अगर हम देखें इसके महत्व को नज़र डालें, तो रोजगार में क्या होता है, जैसे डिलीवरी है, आप तक कोई सामान पहुंचाना है, आप तक सामान पहुंचाने को डिलीवरी बॉय आता होगा, तो क्या उस डिलीवरी बॉय को पैसा नहीं मिलता होगा, बिल्कुल पैसा मिलता होगा, ठीक है। कोई ओला बोल रहा हूँ, ओला, उबर और रैपिडो ये सब वाले हैं, तो आप उनको जो पेमेंट करते हैं उसमें से उनका पेट्रोल का निकल के और कुछ चीज़ निकल के कंपनी को जाता है, तो वो उससे हमारे तो रोजगार मिला ना। इसको गिग इकोनॉमी हम बोलेंगे, गिग आर्थिक व्यवस्था इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर वेयर हाउसिंग, तो जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी अमेजोन है, उसको अपना क्या करना है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इन्वेंट्री होता है और एक मार्केट प्लेस होता है, ठीक है ना। तो क्या है, जैसे इनको अपना सामान रखना है, इन्वेंट्रीज रखनी है, अपनी अपने उत्पाद रखने हैं, किसको जो आपका जैसे अमेजोन है, तो वो उसको अपने सामान रखने के लिए जगह चाहिए, तो वेयर हाउसिंग लेगा, तो जिसका वेयर हाउस होगा उधर पे जॉब की जरूरत पड़ेगी, उसके अलावा जिसका वेयर हाउस होगा उससे वो खरीदेगा तो उसको पैसा मिलेगा। फिर वेयर हाउस में आप मैनेजर रखेंगे, इन्वेंट्री हैंडलर रखेंगे, स्टॉक मैनेजमेंट रखेंगे, तो इससे जॉब जो है बढ़ेंगी। फिर उसके बाद आप ये जो वेयर हाउसिंग तक सामान कहीं से तो आएगा, फिर उसके बाद उसको वो सामान कहीं से तो जाए, कहीं तक तो जाएगा, हर एक जगह, जैसे मुंबई में वेयर हाउस बना हुआ है, फिर उसके बाद मुंबई से पूरे अन्य जगहों पे बना हुआ है, दिल्ली में बना हुआ है, नोएडा में बना हुआ है, फिर उससे अन्य जगहों पे जाएगा। आप देखते होंगे ना, आपने अपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया, तो आपने ऑर्डर किया, जैसे मैंने, जैसे जैसे अगर आप मेरी पुस्तक ऑर्डर करेंगे, जैसे मेरी बुक है, उसका नाम है सफ़ेद सियाह इश्क, ठीक है, अगर आप ये किताब ऑर्डर करते हैं,
अमेजोन से अगर आपने इस किताब को ऑर्डर किया, ये मेरी खुद की लिखी हुई किताब है, तो आप देखेंगे कि ये आनी चाहिए आपके पास कहाँ से, रायपुर से। ये आपको कहाँ से मिल घूम फिर के आएगी, नागपुर और अन्य क्षेत्रों से घूमते हुए आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लॉजिस्टिक्स है, ठीक है ना, तो ये एक उत्पाद को एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंचाने का काम करते हैं, इसको लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। तो उसमें क्या लगेंगे, जो सामान, जो ड्राइवर्स लगेंगे, फिर उस लॉजिस्टिक्स को जो मेंटेन कर रहे हैं वो सब चीज़ लगेंगी। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है, सप्लाई चेन है, ठीक है, फ्लीट मैनेज और क्या आपका कौन फ्लीट मैनेजमेंट है, तो इन सबको क्या है, रोजगार मिलेगा। इसके अंदर तो जो पैकेजिंग हो रही है, तो पैकेजिंग, डिजाइन, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, इन सब में रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा आप देखिए डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग होगी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होगा, जो ऐड चलाए जाते हैं कि आप पे बिग बिलियन सेल आई, सब चीज़ें आ गई। तो इसमें जो जो बहुत अच्छे अच्छे तरीके से वो जो ग्राफिक्स बनाए जाते हैं, डिजाइन बनाए जाते हैं, वो सब कौन करता है, सब डिजिटल मार्केटिंग का ही तो हिस्सा है। फिर आईटी सर्विसेज वो सब काम करती है, वेब डेवलप करती है, उनका ऐप डेवलप करती है, मेंटेनेंस करती है, डेटा एनालिटिक्स करती है। तो इस सब आपका किस में आता है, एम्प्लॉयमेंट में आता है आपका, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि एमएसएमई को बाजार, तो एमएसएमई को बाजार का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो एमएसएमई है, तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से छोटे दुकानदार, निर्माता अब केवल स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं है, वे अपने उत्पाद देश विदेश के ग्राहकों तक बेच सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें भी इसमें होती है कि मतलब जो एमएसएमई है, अगर एक घर में कुछ चीज़ वो बना रहे हैं, तो वो अपने ई कॉमर्स में लिस्टेड होकर के देश दुनिया में भी अपनी सामान बेच सकते हैं, ठीक है ना। इसमें झाजी स्टोर जो है, एक बहुत अच्छा, इसमें वो मिथिला के क्या थे, मिथिला में ये दो क्या थी, एक ननंद थी और एक भाभी थी। ये दोनों ने मिल करके क्या हुआ था, आचार जो है, बिहार के मिथिला में आचार वो बनाते थे अपने घरों में, तो उसको क्या हुआ, उन्होंने धीरे धीरे करके अपने स्टोर को बढ़ाया, स्टोर को उन्होंने प्रसारित किया। और जो उनका उत्पाद था, एमएसएमई उत्पाद के अंतर्गत वो आएगा। तो वो आज पूरे भारत में जो है वो फेमस है, और पूरे भारत में लोग उसको खरीदते हैं, ठीक। फिर बाजार का विस्तार, तो मार्केट एक्सपांशन, तो लोकल से वही जैसे मैंने बोला, जो जहाजी स्टोर है, जो आप देखेंगे, जो सर्च करिएगा झाजी स्टोर, ये आपको ये शार्क टैंक में भी आए थे ये दोनों, ठीक है। फिर लोकल से रीजनल, रीजनल से नेशनल, नेशनल से फिर आपका ग्लोबल तक पहुंच जाएगा, दुनिया भर के लोग। जैसे मान लीजिए कोई मिथिला का व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में रहता है, उसको अपने घर के खाने की याद आ रही है, तो वो उसको जहाज स्टोर से ऑर्डर करेगा, उसको वहां तक पहुंचाया जाएगा, चाहे डीटीडीसी पहुंचाए, चाहे किसी भी कार्गो तरीके से शिपमेंट वहाँ पे हो, ठीक। फिर उसके बाद कंज्यूमर लाभ, कंज्यूमर बेनिफिट क्या होगा कि भाई वाइड चॉइस रहेगी मेरे पास। मतलब जैसे आप दुकान गए, आपने दुकानदार से बोला कि भैया मेरे को ना क्या चाहिए, मेरे को शूज चाहिए, तो उसने बोला ठीक है भैया दिखाता हूँ। तो आपने बोला भैया 7 नंबर मेरे को लगता है, बोला ठीक भैया दिखाते हैं। तो आपने बोला भैया मेरे को व्हाइट कलर चाहिए, तो बोला सर व्हाइट कलर तो नहीं है। तो बोलेगा आपके पास और कौन सा कलर, तो बोलेगा भैया मेरे पास सिर्फ ना ये ग्रे कलर का है। तो आप बोलेंगे भैया और कलर दिखाओ, तो बोलेगा मेरे पास तो कलर ही नहीं है भैया। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, या तो अपना ऑप्शन बदलना पड़ेगा, तो दुकान बदलनी पड़ेगी, ठीक। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको एक मतलब 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर तक जूते दिखाएगा। उस जूते में इतने कलर दिखाएगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको बहुत बड़ी एक चॉइस देता है, ठीक। इसके बाद प्राइस कंपैरिजन, कीमतों की तुलना आसानी से करके सर्वोत्तम विकल्प तो आप चुन सकते हैं। जैसे कि वही उत्पाद आपको दूसरे वेबसाइट में क्या बोल रहा है, दूसरी जगह क्या मिल रहा है, तो इससे आप आसानी से अपना जो सामान है उसका प्राइस कंपेयर करके आप क्या कर सकते हैं, उस उत्पाद को खरीद सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट मिलता है। फिर कन्वीनियंट है, घर बैठे किसी भी समय कहीं से भी खरीदारी की सुविधा मिले। कॉस्ट बेनिफिट है ना, आप देखिए जैसे कि मान लीजिए आप इंदौर में हैं और आप मान लीजिए रहते हैं विजयनगर। आपको जाना है कहाँ, आपको जाना है राजवाड़ा, आपको वहाँ से कुछ सामान खरीदना है। या भोपाल में रहते हैं, भोपाल में रहते हैं, मान लीजिए आप कहाँ रहते हैं, भोपाल में इंद्रपुरी रहते हैं। अब मान लीजिए इंद्रपुरी से आपको कहाँ जाना है, पुराना भोपाल जाना है, बैरागढ़ जाना है, शॉपिंग करने के लिए, अच्छा खासा सामान खरीदने के लिए। आपका उसमें समय भी जाएगा, आपका उसमें गाड़ी का पेट्रोल भी चलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी। फिर वहां जाके जरूरी नहीं कि आपको सामान मिल भी जाए, ठीक है ना। तो इसमें आपकी इतनी सारी चीजें लगी। लेकिन जब ये चीज कॉस्ट बेनिफिट किया कि भाई मैंने कोई उत्पाद था जो मैंने खरीदा कितने रुपए का, जो उसको मान लो 1,000 रुपए का सामान उसको खरीदना था। अब इस 1,000 रुपए में उसके कम से कम 200 रुपए के आसपास तेल जले। फिर बाहर निकला तो उसने कुछ चाय वाय भी पी ली, ठीक है ना, चाय वाय पी ली सब मिला करके, तो उसको वो सामान 1200 का पड़ा। उसको दिमाग में लग रहा है कोई 1,000 का उसको सामान पड़ा है, पर वो पड़ा उसको कितने का है, 1200 का है। पर अगर वो घर में बैठ के चीज करता, कुछ कूपन उपन लगा लेता, तो वही सामान उसको हो सकता है 899 का मिल जाए, ठीक है ना। तो ये चीजें होती, फिर समय भी बच जाता, ठीक है ना। तो ये चीजें होगी। फिर डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। कैसे, 5वां नंबर ये है डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा, कैसे बढ़ावा
कि भाई डिजिटल पेमेंट्स बढ़ेंगी। अब देखिए आप सरकार क्या है, वो जैसे आप रिचार्ज करते हैं फोन पे वगैरह से करिए रिचार्ज, तो 349 का रिचार्ज है तो 353 रुपये 354 रुपये चार्ज लगते हैं। अब ये होने वाला है यूपीआई ट्रांजेक्शन में भी चार्ज बढ़ेगा अब, ठीक है, तो सरकार उससे अपना कमाना चाहती है। तो डिजिटल पेमेंट जो है, तो डिजिटल भुगतान को बढ़ाना मिलेगा और बढ़ावा मिलेगा, कैशलेस अर्थव्यवस्था बढ़ेगी जिससे सरकार के ऊपर बोझ नहीं आएगा पैसे छापने का, ठीक। दूसरा, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का विस्तार होता है, इससे इस विस्तार से क्या होता है फायदा, कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, ठीक। फिर उसका डेटा, तो डेटा का संग्रह और विश्लेषण बेहतर निर्णय और सेवाएं देने में करते हैं, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी, तो नई तकनीकों का उपयोग और नवाचार का प्रोत्साहन, जैसे मान लीजिए कोई रैपिडो वाला है, उनको इतना पता चल जाए कि भाई यहाँ पे जैसे कंटिन्यूअसली ऑर्डर आएंगे, मतलब कि उनके पास वो आया, राइड आई, रिक्वेस्ट आई, ठीक है ना, कि भाई साहब ये एक ऑफिस है, मान लीजिए टास्कस का ऑफिस है, कहाँ पे आपका, विजयनगर चौराहे पे, और ये इतने बजे यहाँ पे 2 बजे छुट्टी होती रात में, ठीक है, तो यहीं पे ही आस और इतने सारे क्या होते हैं हमको राइड आती है, तो आप देखेंगे कि आप दो वो ऐसी जगहों पे ही रहेंगे जहाँ से ज़्यादा राइड मिलती है। तो ये कैसे मिलता है, सब डेटा की वजह से होता है सारी चीज़ें, ठीक है ना। इसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप, तो नए स्टार्टअप्स आएंगे और उद्यमियों के लिए क्या मिलेंगे, अनंत अवसर मिलेंगे। तो ये सब इसके क्या है, महत्व हैं, यही सब इसके लाभ भी हैं, ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आप इसको भी ऐड कर सकते हैं लाभ में, कि ग्रामीण भारत जो है, पहले क्या था, ये स्थानीय था, सीमित था, तो सीमित स्थानीय बाजार था, ठीक है ना, ग्रामीण क्षेत्र का। लेकिन आप देखिए जैसे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो पेंटिंग्स बनती हैं, जैसे भीली गुड़िया वगैरह हो गई, या फिर जैसे आप देखिए कि जो आपका आर्ट होता है, पेंटिंग वाला आर्ट होता है, वो जो चीज़ें हो गई, गोंड पेंटिंग, बैगा पेंटिंग, ठीक है, तो वो सब जो है अपने लोकल मार्केट से कहाँ आ जाती हैं, ब्रॉडर मार्केट में आ जाती हैं। तो आप देखिए जो ग्रामीण उत्पाद है, इसको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में डाला है, इससे बहुत से लोग काम करवाते हैं सब चीज़ों को कराने का, ठीक है, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप ये सब काम करते हैं बहुत सारे। और फिर राष्ट्रीय वैश्विक जो उसके ग्राहक बनते हैं, जैसे आप देखिए यही कोई हैंडीक्राफ्ट किया गया चीज़ है, ये इसमें रखा हुआ है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए बस्तर आर्ट हो गया छत्तीसगढ़ का, मान लीजिए कोई सा, ठीक है, तो वो ऑनलाइन पड़ा हुआ है, अचार हो गया, साड़ियाँ हो गई, जैसे महेश्वरी साड़ियाँ हो गई, ठीक। तो ये जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जब ये आएंगे, तो जो अपने गांव तक सीमित थे, वो आपके अब वो वैश्विक हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, इससे इनको फायदा नहीं होगा, बहुत फायदा होगा, ठीक है, देश को तो फायदा होगा ही होगा, देश की सॉफ्ट पावर ही बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ में इनको भी बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा, ठीक है, तो व्यापक पहुंच, आर्थिक अधिक बिक्री, बेहतर आय, ग्रामीण विकास, ये सब होगा। फिर हैंडीक्राफ्ट जो हो गए, ट्राइबल प्रोडक्ट्स जो हो गए, फिर हैंडलूम जो हो गए, फिर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हो गए, लोकल फूड प्रोडक्ट्स हो गए। आप सोचिए कि जब त्योहार आने शुरू होते हैं तो उपले जो होते हैं, कंडे जो होते हैं, वो 100 100 200 रुपए में ऑनलाइन बिकते हैं। समझ रहे हैं आप, कि मतलब कि जो गांव में जो हमारे घरों में ऐसे ही पड़े रहते हैं, वो 200 200 रुपए के मार्केट में बिकते हैं। तो आखिर उस चीज़ को अगर कोई किसान जो है गोबर बेचे, और ठीक है ना, जिसको पता हो कि भाई ये मेरे गाय के 100 ग्राम गोबर यूज करके 200 रुपये में उसका उपला बना के बेच देगा, तो उसमें क्या होगा, जब वही काम जब वो किसान करना शुरू करेगा, उसको फिर वो, और जब उसको पता चलेगा कि 200 रुपये में उस चीज़ को बेचता है, तो और महंगे में वो गोबरों को बेचेगा। तो इससे क्या है, ई कॉमर्स होने की वजह से क्या है, कि व्यक्ति को मतलब गाय के गोबर तक से भी फायदा हो सकता है, ठीक है। ये सब तमाम चीज़ें तो इस तरीके से मतलब चीज़ें चलती हैं। तो ग्रामीण आय वृद्धि होगी, रोजगार बढ़ेगा, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत में योगदान देगा, और ग्रामीण शहरी अंतर में भी कमी होगी। फिर इसके साथ आप देखेंगे कि जैसे महिला सशक्तिकरण में क्या होगा, विस्तार होगा। जैसे आप देखिए कि अगर कोई महिला है वो घर पे ही रह के काम कर रही, ठीक है ना, तो घर पे वो क्या काम कर सकती है, घर में डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट, ठीक है, इन सब के माध्यम से वो कस्टमर बनी और उसको इनकम हुई और इकोनॉमिक डिपेंडेंट हुआ। ऐसा होगा क्या, नहीं। क्या होगा, इसमें होता क्या है, जैसे कोई महिला है, ठीक है ना, वो घर पे अपना काम कर रही है, अब उसको क्या होगा, लेट सपोज, जैसे कि आप मैं कैसे बताऊं, जैसे मैं से बहुत से लोगों को जानता हूँ, बहुत सी महिलाओं को जानता हूँ, जो क्या करते हैं, जैसे सूरत वगैरह से या जयपुर वगैरह से, इन जगहों से क्या करते हैं, वो सस्ते दामों में, जैसे बहुत सारा प्रोडक्ट उन्होंने खरीदा, 500 600 साड़ियाँ मान लो उन्होंने ले ली, तो वो उनको एक एक साड़ी 40 40 50 50 रुपए तक की मिल गई, ठीक है। फिर उस पर क्या करके लेवलिंग लगा के उसके अच्छे से पैकेजिंग करके उसको 250 300 रुपये में उन्होंने ऑनलाइन उसको रजिस्टर्ड कर दिया, ठीक है। फिर रजिस्टर्ड कर दिया ऑनलाइन, और अमेजोन से ऑर्डर हुआ, ये सब से ऑर्डर हुआ, तो उनको उसके रॉयल्टी, मतलब उनको जो है कमीशन मिल जाता है, और उन्होंने उनके जो 50 रुपए का प्रोडक्ट था वो 250 300 रुपये में बिक गया, और उनको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। तो इस तरीके से अपने कस्टमर बनाकर इनकम करके वो अपने आप को इकोनॉमिक रूप से क्या करती हैं, डिपेंडेंट बना लेती हैं, इंडिपेंडेंट बन जाती हैं, स्वतंत्र हो जाती हैं आर्थिक रूप से, ठीक है ना। इससे प्रभाव क्या पड़ता है, इनको इकोनॉमिकल आत्मनिर्भरता आती है, अतिरिक्त आय का स्रोत बनता है, समय का लचीलापन,
उस समय में और भी कुछ काम कर सकते हैं वो, ठीक है। आत्मविश्वास और सामाजिक पहचान बनती है। ग्रामीण और शहरी महिलाओं का क्या होता है, एम्पावरमेंट होता है। फिर आप देखेंगे कि जैसे होम बेस्ड बिजनेस है, तो इसमें उनको अगर मान लीजिए घर से बाहर भी जाने की अनुमति नहीं मिल रही है, तो अपने घर से काम कर सकती हैं। फिर हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह जो, मतलब आप समझिए कि कोई पॉट है, जैसे कि मान लीजिए ये पानी की बॉटल है, ठीक है ना, ये पानी की बॉटल है। अब आप देखते होंगे कि इस अब जो, जैसे आप कुल्हड़ में चाय पीते हैं ना, तो कुल्हड़ वाली ऐसी बॉटल भी आती है, इतनी बड़ी बॉटल आएगी जो कुल्हड़ वाली होगी, ठीक है ना, मतलब कि वो मिट्टी की होगी। उसको तक जो है, उसको मान लीजिए आप किसी गांव में जाएंगे देखेंगे तो 20 रुपये 30 रुपये उसका रेट है। पर वही चीज़ जब मार्केट में बिकेगी बड़े लेवल पे, तो 200 रुपये तक में, 100 रुपये तक में वो चीज़ जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर बहुत अच्छा मार्केट मिल गया, ठीक है, तो उस चीज़ का प्राइस जो 100 रुपये था वो 1,000 रुपये तक मिल सकता है, ठीक। फिर उसके बाद जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, अचार वगैरह हैं, जैसे कोई विदेश में रह रहा है, कोई दुबई में रह रहा है भारत का व्यक्ति, उसको चाहिए भाई, उसको भारत का माल खाना है, भारत की चीज़ खानी है, तो वो उस चीज़ के लिए डेस्परेट रहेगा, उसको चाहिए, तो वो उसके लिए पैसा देने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ वो खा खा के वहाँ का थक गया है। तो इस तरीके के जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत डिमांड होती है इनकी विदेशों में, तो ये वहाँ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्लॉथिंग हो गई, रीसेलिंग हो गई, चीज़ों को करना, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये सब महिलाओं को, मतलब महिलाओं को इस तरीके से चीज़ें एम्पावर्ड करती हैं, ठीक। फिर महिला उपभोक्ता सशक्तिकरण आप देखेंगे, तो ई कॉमर्स ने उपभोक्ता को क्या दिया, ई कॉमर्स ने उपभोक्ता को अधिक जानकारी और बेहतर विकल्प देकर सशक्त बनाया। जैसे उपभोक्ता को इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है, उत्पाद की विशेषताएं, रिव्यू, जैसे आप देखते हैं कि जैसे आप कोई प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं, जैसे आपने, आपको कोई शूज़ ऑर्डर करना है, हमारे जो शूज़ 500 का, आपको लग रहा है यार इतना सस्ता कैसे मिल रहा है, तो आप उसमें रिव्यू देखेंगे कि 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। किसी की पहनी हुई फोटो दिखेगी कि उसने जूता पहना, दिखा रहा, अच्छा लग रहा है, तो आपको लगेगा हाँ इसको लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है, जो रिव्यू डालते हैं ना, तो रिव्यूज डालने से क्या होता है, जो कस्टमर होता है, जो कंज्यूमर होता है, उसको फायदा मिलता है। क्यों फायदा मिलता है, कि मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, मान लीजिए मुझे कोई लैपटॉप खरीदना है, मैंने उसका यूट्यूब में रिव्यू देखा, उस पर भी रिव्यू देखा, और मुझे अच्छा लगा तो मैं खरीद लूंगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद चॉइसेस होती हैं, कई ब्रांड और उत्पादों से चुनने का स्वतंत्रता मिलती है, एक ही जगह पे बहुत सारे ब्रांड मिल गए, अब आपको अलग अलग जगह पे ब्रांड स्टोर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। फिर कंपटीशन, ठीक है। उसके बाद उपभोक्ता को जो दिया है, फिर प्राइस कंपैरिजन, तो मूल तुलना मिल जाती है, मतलब कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है, तो जैसे कंपनी बोली कि हम 700 रुपये में नाइकी का शूज़ देंगे, एडिडास बोली कि हम 500 रुपये कर देंगे, तो ये एक फ़ायदा मिलता है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ एक चुनौती ये भी है कि कुछ फेक रिव्यूज़ भी होते हैं, कंपनी स्वयं से फेक रिव्यूज़ कराती है बहुत से लोगों से कि लिख दो अच्छा है, अच्छा है, ऐसा करके, ठीक है। फिर मिसलीडिंग डिस्काउंट, ऐसा लिख देंगे कि 70% डिस्काउंट, ठीक है, फिर नीचे छोटा सा स्टार लिखा रहेगा, फिर उसमें लिखा रहेगा कि अगर आप 10,000 रुपये से ऊपर का ऑर्डर करेंगे तो इतना डिस्काउंट है। तो आप बोलोगे भाई साहब मेरे को तो 1,000 का करना था, ठीक है। फिर डार्क पैटर्न्स की छलपूर्ण डिजाइन, जैसे ऐसी तकनीकें, जैसे आप देखते होंगे ना कि आपने मंगाया क्या, आपने मंगाया ब्लैक कलर, आया किस टाइप का, ग्रे कलर, तो आपको लगेगा कि भाई मैंने तो ब्लैक मंगाया था, ये ग्रे लेकर के आया, अब परसों के दिन त्योहार है, ठीक है, मैं कैसे पहनूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसी चीजें होती हैं, ठीक। तो ये चुनौतियां हैं कुछ। एक सेकंड रुकिएगा ना। तो आगे इसमें ई कॉमर्स की कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं, जिस चुनौती में आप देखेंगे कि क्या चुनौती है। एक चुनौती है आपकी साइबर साइबर सिक्योरिटी की चुनौती, ठीक है। जैसे कि हमारा डेटा जो है वो सब चीज़ें जाती हैं उसमें, ठीक है, जैसे कि हम डेटा थेफ्ट की दिक्कत है, हैकिंग की दिक्कत है, ऑनलाइन फ्रॉड की दिक्कत है। हम अपने उसमें पेमेंट सिस्टम ऐड कर रखते हैं, क्रेडिट कार्ड ऐड करके रख देते हैं, उसमें ऑप्शन आता है कि क्या सेव कर लें, तो हम सेव कर देते हैं ताकि हमको बाद में अपना बार बार कार्ड नंबर नहीं डालना पड़े, मतलब 16 नंबर डालने के लिए हम अपनी, मतलब कि बहुत बड़ी उनको चीज़ सौंप दे देते हैं, ठीक। फिर साइबर सिक्योरिटी के अलावा डिजिटल डिवाइड जो है, हर व्यक्ति के पास समान रूप से क्या नहीं है, इसकी उपलब्धता नहीं है डिजिटल संसाधन की, और किसी के पास कौशल नहीं है, ठीक है। किसी के पास बढ़िया वाईफाई टावर भी है, मोबाइल भी अच्छा है, और कोई पूरा डिस्कनेक्टेड है उस चीज़ से। फिर तीसरा आप देखेंगे ट्रेडिशनल जो दुकानदार है उन पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। कैसे प्रभाव पड़ रहा है आप देखेंगे, छोटी जगहों पे जाइए आप, कि लोग ऑनलाइन मंगा ले रहे हैं, मतलब जल्दी से। दिक्कत क्या, फैशन बहुत जल्दी बदल रहा है, तो फैशन के बहुत जल्दी बदलने से क्या होता है कि जो आपने कोई स्टोर खोला हुआ है, अब आपके पास मान लीजिए आपने 100 शर्ट ला के रखी थी, उसमें से 50 भी नहीं बिकी, और 50 जो है बिक गई, तो उस 50 का आप क्या करेंगे। लेकिन ऑनलाइन स्टोर में क्या है, वो चीज़ें नहीं है दिक्कत, ठीक है ना, क्योंकि वो जो ऑर्डर होता है वही चीज़ उनके पास आती है, तो इससे उनके पास फोकट की चीज़ें रहती नहीं है, और जो भी फैशन चेंज होता है उनके पास वो चीज़ें आ जाती हैं।
ठीक है, तो एक ये समस्या है सबसे बड़ी। फिर लॉजिस्टिक्स की समस्या है, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में जो प्रभावी, कितना बड़ा बन गया है ये रेजर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, अभी भी प्राप्त मतलब सड़कें जो है वो अच्छे से है नहीं। तो इस वजह से क्या है, वहाँ पे पहुंच नहीं हो पाती है उत्पादों की। ठीक, फिर रोजगार की गुणवत्ता आप देखेंगे कि वो व्यक्ति जब दिन भर काम कर रहा है, ठीक है ना, तो 30%, 40%, मतलब 100, मान लीजिए उसने 50 रुपए, रैपिडो वाले ने आपसे 23 रुपए, 20 रुपए तक की राइड बुक होती, उस 20 रुपए की राइड में 2 किलोमीटर उसने उसने आपको छोड़ा, उस क्या कमाया होगा, 5 रुपए, 6 रुपए। तो मतलब वो जो कहना चाहिए कि बूंद बूंद करके घड़ा भर रहा है ना, वो वाली स्थिति है। लेकिन उसका समय, सफरिंग, सब कुछ हो रही है, जो दिमाग खराब हो रहा है, ट्रैफिक में गाड़ी चला रहा है, हॉर्न बज रहे हैं बार बार, तो उसका जो मन है वो क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, और कहना चाहिए इरिटेट हो रहा है उन चीज़ों से वो। तो ये सब खराब मतलब परिस्थितियां बड़ी अस्थिर हैं। ठीक है, और कोई प्रॉपर तरीके से, कोई ऐसा तो है नहीं कि एकदम पक्की नौकरी है, 4 दिन अच्छे काम नहीं कि उसको भगा देंगे। ठीक, ये सब चीज़ें। फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी है कि ई कॉमर्स का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। कैसे पड़ता है कि जो पैकेजिंग कचरा है, उसके अलावा जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, फिर डिलीवरी से एमिशन जो होता है, और ई वेस्ट जो है, ये सब चीज़ इसमें शामिल है। फिर आप देखेंगे जो कंज्यूमर बिहेवियर आप देखेंगे, तो आप देखिए क्या करते हैं, उपभोक्ता का व्यवहार बदल रहा है, जो कई बार अनावश्यक और हानिकारक हो सकता है। जैसे आवेग में खरीदारी कर ली, ठीक है ना, कैसे क्या करते हैं, जैसे आप सभी के साथ ये दिक्कत हुई होगी। जैसे कि मान लीजिए 99 रुपीज़ में वो बोला है कि आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी। किसने बोला, ब्लिंकिट ने बोला। अब आपको जो सामान मंगाना है वो कितने रुपए का है, वो है 70 रुपए का। ठीक है ना, अब आप इसमें 29 रुपीज़ का ऐसा क्या जोड़ें कि आपको फ्री डिलीवरी डिलीवरी दे दे। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें सोचेंगे, आप उसमें दो तीन और सामान ऐड कर देंगे, और वो आपका 150 रुपये पहुंच जाएगा। आपको 70 रुपए की चीज़ चाहिए थी, आपने 80 रुपये एक्स्ट्रा चीज़ मंगा ली। समझ रहे हैं आप ये चीज़। तो ये कितनी बड़ी हमारे साथ समस्या होती है। फिर उसके बाद जैसे कि हम, मतलब क्या, एक चीज़ और बोलता है कि 29 रुपये ऐड करिए, कूपन लग जाएगा, और उस कूपन से कितना रुपये ऑफ होना है, 50 रुपये ऑफ होना है। ठीक है, मान लीजिए, तो आपने अब कोई प्रॉपर 29 रुपए की चीज़ तो होगी नहीं, 60-70 रुपए की चीज़ ऑर्डर करेंगे, आपने ऐड करी, 100 रुपए की चीज़ ऐड करी, तो आपको 50 रुपए के तो डिस्काउंट मिला, तो आप तो नुकसान में ही आ गए। तो इस तरीके से। और दूसरा, कभी कभी क्या होता है, अरे बहुत अच्छा ऑफर है, ले लेता हूँ ले लेता हूँ, और इम्पल्सिव डिसीजन ले लिया एकदम से, और फिर वो डिसीजन खराब हो जाता है और खराब प्रोडक्ट आ गया, या फिर आपको उस चीज़ की उतनी नीड ही नहीं थी और आपने फिर भी मंगा ली। ठीक है, ऐसा होता है। फिर एक्सेसिव कंजम्पशन, मतलब हमारे पास ये इस कलर की भी शर्ट हो जाए, डेनिम कलर की 4-5 शर्ट हो जाए, वाइट कलर, मतलब वाइट कलर का एक स्टैंड कॉलर मिल जाए, एक वाइट कॉलर में ऐसा कॉलर मिल जाए, एक वाइट कॉलर में, एक मेरे को वाइट कॉलर बोल रहा हूँ, मतलब वाइट शर्ट में एक स्टैंड कॉलर मिल जाए, फिर वाइट कलर में ही मेरे को इस टाइप का कॉलर मिल जाए, फिर क्या सोच रहा है आदमी, एक वाइट टी शर्ट मिल जाए, फिर वाइट शूज मिल जाए, फिर ऐसे कॉम्बो बनाते बनाते और आपके पास इतना भंडार हो जाता है कि आपको खुद समझ में नहीं आता कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरे महीने के पैसे कहाँ जा रहे हैं। तो ये एक्सेसिव, मतलब हम यूटिलिटी नहीं देखते कि मैं इतना सारा जो ऑर्डर कर रहा हूँ, यूज करूंगा भी नहीं करूंगा, और उसको अपने अलमारी में रखे रहते हैं और इंतजार करते हैं किसी अच्छे पल का। ठीक, फिर एल्गोरिदम ड्रिवन चॉइस है। ठीक है, अभी आपने क्या कहना चाहिए, सूज आपने कहीं देखा, आपको सूज की बात कर रहे हैं, आपके में सूज दिखने लग गया, तो आप उसी के बहाव में चले जा रहे हो, उसी के बहकावे में चले जा रहे हो कि यार नहीं नहीं, मतलब मेरे में बार बार दिख रहा है, मैं ले लेता हूँ। तो आपको बार बार ये चीज़ दिखाई जाएगी, आप ले लेंगे। तो आप उस एल्गोरिदम के बहाव में आ जाते हैं। आपको ये तय करना पड़ेगा, क्या तय करना पड़ेगा, देखिए कभी भी आपको एक सबसे अच्छा मैं जुगाड़ बताता हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है आपको कभी भी, ठीक, तो सबसे जरूरी चीज़ जो है, आपको अपनी क्या देखनी है, यूटिलिटी देखनी है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि अभी के समय में सबसे ज़्यादा क्या चलता है क्रेज, कि मेरे को क्या लेने हैं, आईफोन लेना है। ठीक है ना, किसी को भी, मतलब मुझे तो नहीं लेना, पर किसी को लेना है, जैसे मान लो आईफोन। ठीक है, और किसी को मान लीजिए कि XYZ कोई और फ़ोन है, कोई और फ़ोन क्यों ही रखो, मान लो मैं XYZ, मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि उसको फ़ोन लेना है कोई सा। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमें क्या समझना होगा, हमें यहाँ समझना होगा कि उसकी यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता क्या है, वो कैसे समझ में आएगी, वैसे समझ में आएगी कि मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ। पहली बात तो ये कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे ये सोचना होगा, ठीक है, अगर मैं जॉब कर रहा हूँ कोई सी, और मैंने आईफोन लिया, क्या उसका उतना यूज है उस पर, अगर नहीं है उस पर तो मुझे उस पर स्टिक नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं क्या ले रहा हूँ, कि मैं कोई दूसरा फ़ोन ले रहा हूँ, सैमसंग का फ़ोन ले रहा हूँ, ठीक है, जो मेरा यूज़र फ्रेंडली है, मेरे लिए उतना काम आ जाएगा, ठीक है ना, तो मुझे क्या लेना चाहिए, उस पे जाना चाहिए। पर अब यहाँ पे मैं इस चीज़ पे कि शो ऑफ पे सबके पास होता है, सबके पास होना चाहिए, इस चीज़ पे अगर आप जा करके प्रोडक्ट लेंगे,
तो फिर आप फंस जाएंगे। ये बात उनके लिए है जो इकोनॉमिकल चलते हैं, उनके लिए नहीं है जो बहुत ज़्यादा रईस है, ठीक है। क्योंकि जिसके पास ये सोचने की फुर्सत नहीं है कि मैं आईफोन लूँ, कि ये S26 अल्ट्रा लूँ, उसके लिए चीज़ नहीं, क्योंकि वो तो कुछ भी जाके ले लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं, 4 महीने बाद बदल लेगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो एक्सेसिव शॉपिंग करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। तो आपको अपनी यूटिलिटी तय करनी पड़ेगी। कैसे यूटिलिटी आपकी तय होगी? कि भाई मान लीजिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, तो मेरे पास कितना ही महंगा से महंगा फ़ोन होगा, मैं उसका दिन भर इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ना मेरे को उसमें गेम खेलना है, ना मेरे को उसमें से ग्राफिक्स चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, बस सामान्य फ़ोन किस लिए चाहिए? कि मुझे बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए चाहिए। तो मैं आईफोन 17 रख के 1 घंटे दिन भर रखा रहूँ, फिर उसको दिन भर चार्ज करूँ, और उसका दिन दिन भर में घंटे 2 घंटे वैसे यूज़ करूँ, तो क्या फ़ायदा हुआ उस चीज़ का? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लोग बोलते हैं इसकी रीसेल मिल जाती है, अरे आप अभी इस्तेमाल तो कर लो, रीसेल तो बात की चीज़ है। तो इस तरीके से आप अपनी यूटिलिटी को मद्देनजर रखते हुए कोई भी डिसीजन ले, ना कि इसके वजह से चले। अपने एल्गोरिदम को तो आप बिगाड़ के रख दें, ठीक है ना। कुछ भी सर्च करें आप उसमें, तो अपने आप वो बिगड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या लेना है, मेरा बजट कितना है, इतना आपको तय रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इतना तय है तो आप कभी भी किसी प्रकार की चीज़ में आप कहीं परेशान नहीं होंगे। इसके अलावा आप देखिए कि हमें ये बताना है कि ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल मार्केट जो है, ये विरोधी नहीं है, सह अस्तित्व से चलना पड़ेगा। कैसे? कि जो ट्रेडिशनल मार्केट होता है उसकी क्या विशेषताएं हैं? कि व्यक्तिगत संबंध और विश्वास होता है ना। आपके गली मोहल्ले में जो चाचा जी की दुकान है, किसी काका की दुकान है, किसी की दुकान है, तो एक संबंध बना, वहाँ जाते हैं, दुआ सलाम करते हैं, लेकर के आते हैं। वहाँ सिर्फ सामान का आदान प्रदान नहीं होता, वस्तुओं सेवाओं का आदान प्रदान नहीं होता, वहाँ पे पूरी मोहल्ले की गतिविधियां, देश विदेश की चीजें, सब कुछ वहाँ पे क्या होती है, बात होती है। उसके अलावा उसके अलावा वो आपको ये भी दे देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने ऑनलाइन खरीदा, तो क्या आपको ऑनलाइन वाला ही बोलेगा कि ठीक है आप 4 दिन बाद पैसे दे देना? नहीं ना, वो आपसे तुरंत पैसे लेगा, ठीक है। डिलीवरी बॉय आया तो डिलीवरी बॉय को आप बोल सकते हैं कि भाई 200 रुपये का सामान है, ठीक है आप 5 दिन बाद ले लेना, या आप आते तो रहते हो 5 दिन बाद ले लेना। नहीं लेगा, वो तुरंत लेगा ना, क्यों? नहीं तो उसकी सैलरी से कटेगा। लेकिन अगर आप अपने गए कि कल्लू चाचा की दुकान है, पप्पू चाचा की दुकान है, वहां से आप सामान खरीद लिए, तो वो बोल देंगे ना ठीक है 5 दिन बाद दे देना, सैलरी आ जाएगी तब दे देना। इसके अलावा स्थानीय रोजगार को बढ़ावा भी मिलता है इससे, और ये लोकल जो इकोनॉमी उसकी रीड भी होती है। फिर इसके अलावा जैसे जो आपका ई कॉमर्स है, इसकी विशेषताएं आप क्या देखेंगे? इसके देखेंगे आपकी व्यापक पहुंच है, मतलब स्थानीय स्थानीय से लेकर के, मतलब कि लोकल से लेकर के ग्लोबल तक है। 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है, मतलब ठीक है, रात को 1 बजे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, सुबह 5 बजे भी ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के आखिरी राक्षस मुहूर्त तक आप ऑर्डर कर सकते हैं। फिर बहुत सारे विकल्प हैं, तुलना की सुविधा है, समय और लागत की बचत है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका कि जैसे इसमें आप कैसे क्या कह सकते हैं, भविष्य का रास्ता इसमें एक बोला है फिजिटल मोड। एक डिजिटल होता है और एक ऐसे फिजिटल होता है। तो फिजिटल में क्या होगा? देखिए क्या होता है, एक होता है डिजिटल मोड। तो डिजिटल मोड मतलब क्या हुआ, यही ऑनलाइन वगैरह, तो उसी को ही, तो फिजिकल प्लस डिजिटल को मिलाकर के इसने फिजिटल बना दिया। तो इसमें क्या होगा, जैसे स्थानीय दुकानदार है, ये व्हाट्सएप में अपना बिजनेस प्रोडक्ट की जानकारी, ऑर्डर लेना, ग्राहक से बातचीत करना, ऑफर अपडेट करना, ये सब करेगा। यूपीआई से पेमेंट करेगा, ऑनलाइन डिलीवरी कर देगा, और हैप्पी कस्टमर मतलब ग्राहक को संतुष्ट कर देगा। तो इससे क्या होगा, स्थानीय व्यापार का संरक्षण होगा, तकनीकी का लाभ भी कमा लेंगे, ये फायदा ले लेंगे, ग्राहक की सुविधा भी मिल जाएगी, व्यापार का विस्तार भी हो जाएगा, और सतत और समावेशी डेवलपमेंट भी हो जाएगा। ये सब चीज़ें इससे होगी। तो ट्रेडिशनल मार्केट को और जो डिजिटल मार्केट ई कॉमर्स है, ये दो एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि सहस्तित्व बना के इनका चलना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखेंगे ई कॉमर्स में सरकार की क्या भूमिका है। तो सरकार जो है इसमें आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ला रही है, डिजिटल इंडिया इसमें लेकर के आई। साथ ही इसमें भारत नेट जैसे काम के, जिसमें कि इंटरनेट का विस्तार किया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों पर भी। फिर आप देखेंगे कि डिजिटल पेमेंट जो यूपीआई है, इसको बहुत इफेक्टिवली बनाया जा रहा है। कि पहले बहुत ट्रांजेक्शन फेल होते थे, अब बहुत कम ट्रांजेक्शन फेल हो रहे हैं। तो यूपीआई, रुपए, ठीक है ना, ई वॉलेट तक की सुविधा दे रही है। इसके अलावा ई कॉमर्स इकोसिस्टम, तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसमें क्या होता है, खरीदार और विक्रेता को अधिक ऑप्शन मिलते हैं, छोटे व्यवसायों के लिए समान अवसर मिलता है। मतलब खुले, समावेशी, प्रतिस्पर्धी डिजिटल कॉमर्स को बढ़ावा दिया जाता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो उपभोक्ताओं को के जो अधिकार, उनको उनकी रक्षा और विश्वास बढ़ाने के लिए एक पुराना एक्ट था, 1986 के आसपास का एक्ट है, 84 का है। और तो उसमें तो उस समय ई कॉमर्स था नहीं, अभी कॉमर्स है। तो जो 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया 2019 में, उसमें ये सब चीज़ें शामिल है। कि मतलब किसी प्रकार की अगर ऐसी स्थिति होती है कि आपने आईफोन मंगाया, उसमें पत्थर आ गए, तो आप कहाँ क्लेम करने जाएंगे, वो सब चीज़ें हैं इसमें। फिर एमएसएमई सपोर्ट है, तो एमएसएमई को डिजिटल अपनाने, मतलब डिजिटली तरीके से वो क्या हो, अपडेट हो, और अपने आप को प्रसारित करे डिजिटल हो करके। तो ये सब चीज़ें सरकार के द्वारा इसमें की गई हैं। और भी अन्य स्कीम है, वो आप इसमें डाल सकते हैं, कुछ आप भी अपने तरीके से अपने तरफ से मेहनत करें, ठीक है। इसके अलावा
जो 5S मॉडल है, तो जो मतलब मैं आपको वे फॉरवर्ड बता रहा हूँ, एक समाधान बता रहा हूँ कि इसमें आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो 5S में पहला एस है सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी अर्थात यहाँ पे हुआ सुरक्षा। ठीक है, मतलब साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करना। दूसरा स्किल्स, तो डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना। फिर स्मॉल बिजनेस जो है, एमएसएमई और छोटे दुकानदारों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए। फिर उसके बाद सस्टेनेबिलिटी, मतलब कि सततता हो गई या सतत चीजें जो हो गई, मतलब ग्रीन पैकेजिंग करना है, इको फ्रेंडली लॉजिस्टिक्स डेवलप करना है, मतलब ई व्हीकल से डिलीवरी की जाए। इसके बाद जो पैकेजिंग वो ऐसे हो कि जैसे पॉलीथीन में ना करके कागज के रैपर में की जाए, ऐसे की जाए कि बायोडिग्रेडेबल हो। इसके अलावा सोशल इंक्लूजन, मतलब ग्रामीणों को, गरीबों को, महिलाओं को, डिजिटली वल्नरेबल ग्रुप्स को इसमें शामिल किया जाए। तो ये आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से 5S मॉडल है, सिक्योरिटी स्किल्स स्किल बिजनेस, सॉरी सिक्योरिटी स्किल्स स्मॉल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी और आपका सोशल इंक्लूजन, ये सब चीज़ें आपको इसमें 5S लिखने हैं। पश्चात इसके आपको क्या बताना है, कंक्लूजन बताना है। तो हमने इसके सारे एस्पेक्ट्स देखे, सब कुछ देखे। आप इसका एक कंक्लूजन देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं आपको ये समझा देता हूँ। देखिए क्या होता था, हमने क्या बोला आपको कि कल तक हम बाजार जाते थे, आज बाजार हमारे पास आता है, और आने वाला कल शायद ऐसा होगा जहां बाजार केवल हमारे हाथ में नहीं बल्कि हमारी ज़रूरतों को समझ कर हमारे सामने होगा। चुनौती यह नहीं है कि ई कॉमर्स कितना आगे जाएगा, बल्कि यह है कि वह विकास की इस यात्रा में कितने लोगों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ेगा। यही एक सुविधाजनक डिजिटल बाजार को एक समावेशी डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलने की वास्तविक कसौटी होगी। और एक लाइन की यादगार एंडिंग यहाँ पे आपको लिखनी है कि बाजार का भविष्य केवल ऑनलाइन होने होने में नहीं है, बल्कि ऐसा डिजिटल बाजार बनाने में है जो सुविधा के साथ क्या दे, समानता दे, मतलब ग्रामीणों को भी साथ लेकर के चले, जो सोशली वल्नरेबल उनको भी साथ लेकर के चले, तकनीकी के साथ मानवीयता और विकास के साथ स्थिरता जो है सुनिश्चित करे। तो इस तरीके से आप अपना निष्कर्ष लिख करके इसको समाप्त कर सकते हैं, और क्या कहते हैं, एक बेहतरीन आपका जो निबंध है वो तैयार हो जाएगा। तो आई होप सो कि वो दादा और पोते कहानी से लेकर के ये जो कंक्लूजन मैंने आपको बताया इसको आप समअप करेंगे, और इसके बाद जो बीच के जितने डायमेंशन हो सब शामिल करेंगे। आप खुद से भी इसमें कुछ चीज़ें जोड़ सकते हैं। ठीक है, जिसमें इसमें आप क्या कहते हैं ट्राइबल चीज़ें डाल सकते हैं, ट्राइबल बेल्ट की कुछ चीज़ें डाल सकते हैं, और कुछ आप इसमें नवोन्मेष कर सकते हैं अपने तरफ से। तो आप सभी को फिर से रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाथ इसलिए खाली है क्योंकि अभी तक राखी बंधी नहीं है, ये वीडियो हो जाएगा रिकॉर्ड, इसके बाद फिर कुछ समय बाद बनवाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।